ओके ओके मैं जानता हूँ आप लोगों को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं इस चैनल पर काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ भाई। देखो ये बात मैं जानता हूँ, पर अब मैं कंसिस्टेंट होने का फुल ट्राई कर रहा हूँ। आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे वीडियोस, यानी कि कुछ ऐसे सिग्मा सिंबल्स जिनकी रियलिटी कुछ अलग ही है भाई। इमोजी नहीं आता भाई, वो सिग्मा वाला इमोजी, वो भाई असली लाइफ में एक पुतला है और क्या क्या है उसकी सच्चाई आज हम देखने वाले, एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। हम देखने वाले फैक्ट माइंडेड की वीडियो भाई। बिग शाउट आउट टू हिम। ओके तो ये रहा वो वीडियो, द रियलिटी ऑफ सिग्मा स्टैचूज। आओ देखते हैं। क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई देखो आप ये नहीं स्टैचूज जानते की बात कर होंगे। रहा क्या था आप मैं। बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? कैसे सिर्फ इस बंदे के ना बोलने से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई? क्यों आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज नहीं स्पेस भाई? में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी सोचने यहाँ वाली से बात हटी तो है। तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन क्यों, और ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एम है 50,000 लाइक्स का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लाइक कर देना इस वीडियो को भी, ठीक है। नंबर 15, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो ओह। दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बना रहा है। दरअसल ये है क्या चींटियां मतलब? खाने वाला चींटीखोर जाइंट एंटीटर, जिसके असल में 2 सिर नहीं होते, एंटीटर। बल्कि ये तो इसकी टांग ही है जो सिर की तरह दिखती है, ताकि जब कोई भाई शिकारी एक जानवर सेकंड, तू इतना बड़ा है साइज में, तेरा ये चींटियां खा के काम हो जाता है? लाइक फॉर रियल भाई, चींटियां इतनी छोटी छोटी और ये इतना बड़ा सा है भाई साइज पर में। हमला करे तो उसे एंटीटर ऑप्टिकल है ये। इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसकी टांग है और कौन सा इसका मुंह। ओह। नंबर 14, हाँ, अगर ये confused तो सीढ़ी हो यहाँ जाए। से हटी तो दंगे हो जाएंगे कसम से। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर ओह। और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पे क्रूज पे चढ़ाया गया था, और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप आज तक लड़ते आए हैं कि ये बिल्डिंग यानी चर्च है किसकी। पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में शेयर हो गई। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब तक ये 6 ग्रुप एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर दिक्कत ही यही है कि ये 6 ग्रुप्स कभी एक साथ एक चीज पे राजी ही नहीं होते, और इसलिए जब 2002 में एक मॉन्क ने एक कुर्सी थोड़ी सी इधर से उधर क्या कर दी, इनके बीच तो मैटर हो गया, क्योंकि ये चीज तो इन बाप 6 ने रे। अप्रूव ही नहीं की थी, और 12 मॉन्क इसी मैटर की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गए। और अब ये सीढ़ी एग्रीमेंट साइन होने के पहले से यहाँ रखी है, और जब तक ये 6 ग्रुप अलाउ नहीं करते, कोई हिला के तो दिखा दे इसको। नंबर 13, इस भाई मछली को साहब। दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉबफिश। इस मछली को 2013 में दुनिया भाई। की सबसे कितनी ज्यादा अगली दिख रही है भाई, देखना मतलब इसकी शक्ल देखो भाई, ये नाक है इसकी, कैसे बाहर से लटक सी रही है पूरी, कितना वियर्ड लग रहा है भाई ये। बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था, मगर इस Ugliest मछली के इतना बदसूरत होने का बेचारा कारण भाई। हम इंसान ही हैं। लेकिन छी वो भाई। कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉबफिश एक हम डीप सी कैसे? क्रिएचर है जो समुद्र में 9,200 फीट की गहराई में पाई जाती है, Damn। जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है। मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर Sad 12, भाई। ये है दुनिया पर इसको का ऊपर सबसे लाना क्यों है? खतरनाक चाकू, जिसे अगर किसी के अंदर घुसेड़ दिया तो उसके चिथड़े ही उड़ा देगा। दरअसल इसे वास्प इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अगर बाई चांस शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसेड़ कर वो उसकी चीखें निकलवा दे और शार्क हमला ना करे। इसीलिए इसकी धार में एक छेद होता है जिसमें ये शार्क के लिए तो काफी ज्यादा ही खतरनाक चीज है। से CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से पर लगी बोतल में भरी होती है। Cool जिसे तो है यूज यार ये करने के नाइफ। लिए आपको बस चाकू घोंपकर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस बाहर निकलेगी और सामने वाले के चिथड़े ही उड़ा देगी। 1000 PSI। एरोप्लेन के उड़ने से पहले अगर उसके किसी भी पार्ट में छोटा सा डेंट या क्रैक मिलता है तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है, जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है? और एरोप्लेन की वही सोचो भाई, एयरप्लेन हवा में कितना फोर्स आता होगा उसके ऊपर, और एक टेप से काम हो जाता है। तो ये छोटा सा होल क्यों होता है, आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं है, बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम वाली टेप होती है, जो हाई स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है। और घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होती है, एयरलाइन से सर्टिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात भाई मेजर सरफेसेस पे तो टेप ना चले भाई। करते हैं प्लेन की विंडो में उस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है और कंडेंसेशन को भी रोकता है। अगर ये ना हो तो विंडो क्रैक भी कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल देखो तो टेंशन मत लेना, ये सब साइंटिफिकली
साइंटिफिकली टेस्टेड हैक्स लाइक बहुत छोटा सा होल होता है विंडो के पास में, मैंने भी देखा है, पर वो इतना नोटिसेबल नहीं होता। लाइक आप लोग ऐसे ध्यान से देखो तो ही दिखेगा, वरना इतना नोटिसेबल नहीं है वो। कोई जुगाड़ नहीं है। नंबर 10, चिली से करीब 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं। ये देखो भाई, इन मूर्तियों की बात कर रहा था, देखना एकदम सिग्मा वाला इमोजी लग रहा है, देखना फुल जॉ लाइन है भाई एकदम इसकी। तो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मुआई नामक इन मुआई, स्टैचूज का हाँ। वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत 500 लोग सिर्फ एक स्टैचू को घसीटने के लिए चाहिए भाई। पड़ेगी। पर ये साथ बनाए ही किसने ये होंगे पत्थर यार? इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा? रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। भाई एक सेकंड, मतलब एक रिसर्चर को इतना सा टुकड़ा तोड़ने के लिए 3 दिन लगे, तो सोचो पूरा आकार देने में कितना टाइम लगा होगा। भाई मेरे को लग रहा है ये पक्का इजिप्शियंस ने बनाया है, क्योंकि उन लोगों ने तगड़े तगड़े पिरामिड भी बना रखे हैं। भाई पिरामिड कैसे बन गए सोचो। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ पहले की एक स्टैचू को टेक्नोलॉजी बनाने भाई में 12 तगड़ी हुआ लोगों को करती थी। 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा? कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या? वैसे एक और रीजन हो सकता है कि पहले के लोगों में स्ट्रेंथ भी ज्यादा हुआ करती थी। लाइक पहले के जो सोल्जर्स थे, वॉरियर्स थे, पहले के लोग थे भाई, उनकी कैपेसिटी जो तुम होते थी ना भाई तगड़ी होती थी, उनकी हाइट भी बहुत बड़ी होती थी भाई। मतलब हाँ, उनमें काफी ताकत तो होती थी। था। ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, 1962 में निक होलोयाक जूनियर ने दुनिया की पहली विजिबल रेड एलईडी बनाई। कुछ सालों बाद ग्रीन एलईडी भी डेवलप हो गई और इनका यूज कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और इंडिकेटर्स में होने लगा। लेकिन आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस कलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ब्लू एलईडी का होना जरूरी था। बिना इसके ना व्हाइट एलईडी बन सकती थी, ना ही फुल कलर डिस्प्लेस पॉसिबल थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, सोनी और पैनासोनिक ने ब्लू एलईडी बनाने की कोशिश की, लेकिन 30 साल की रिसर्च के बाद भी सब फेल हो गए। ब्लू लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल चाहिए था, गैलियम नाइट्रेट, जिसे हैंडल करना काफी मुश्किल था। फिर 1993 में शुजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा किया और एफिशिएंट ब्लू एलईडी डेवलप कर ली। अब जब RGB कलर सिस्टम कंप्लीट हुआ तो व्हाइट एलईडी भी बनाई गई, या तो RGB मिक्स करके या ब्लू एलईडी के ऊपर फॉस्फर कोटिंग लगाकर। आज के स्मार्टफोन्स, हाँ, यानी कि अगर तुम बल्ब को भी, कुछ जो बल्ब होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो उसमें तुम्हें रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स दिखेगी, छोटी छोटी हल्की हल्की पिक्सेल्स टाइप में। लैपटॉप्स और LED बल्ब्स सब इसी ब्रेक थ्रू की वजह से पॉसिबल हुए। शुजी नाकामुरा को इस शानदार इन्वेंशन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग भी नहीं जलेगी। पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज कैसे जल रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और लाइट के रूप में हमारी धरती तक पहुंचती है। नंबर 7, इसीलिए आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि बता भाई, F1 क्यों कार नहीं का कर रिएक्शन सकता टाइम F1 एक ड्राइव नॉर्मल कार? इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिलीसेकंड्स। इतना तेज कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 40 मिलीसेकंड्स के आसपास। और F1 कार से बिल्ली की तो भाई रिफ्लेक्सेस बहुत तगड़े होते हैं। टर्न लेते समय ड्राइवर की नेक पे 40 किलो तक की फोर्स लगती है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है। क्या? और जब ये ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उनपे 5G या 6G तक की फोर्स पड़ती है, जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। क्या? 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब
मतलब अगर एक नॉर्मल What? इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाए। और इतना सब भाई। कुछ झेलने के साथ साथ F1 ड्राइवर्स को साहब। कॉकपिट का 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है। अबे फिर तो अंदर उनको कितना ऐसे फिट वगैरह रहना पड़ता होगा यार कार ड्राइव करने के लिए। एसी नहीं, तंदूर चालू रहता है, इसीलिए उन्हें मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना भाई रेस के बीच में टिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 6, ये वो नहीं है जो आप Damn. सोच रहे हो। दरअसल इस जानवर समझ का रहा हूँ नाम मैं, है ऑटर, सब समझ जो रहा हूँ। तालाब, नदी और समुद्र के किनारे रहता है और ये पानी में भी रह सकता है। ये जानवर पत्थरों को उछालने और पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ऑटर को पत्थरों से खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये पत्थरों से ही क्यों खेलते हैं? वेल, कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर पत्थरों से शेल तोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सी ऑटर होते हैं वो शेल वाले जीवों को खाते हैं, तो ये उनके शेल को पत्थर से तोड़कर ही उन्हें खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और Cute इन्हें तो ऐसा दिखता करने है में ये मजा आता है, भाई। इसीलिए ये ऐसा Cute करते तो हैं। दिखता बट है। सही रीजन किसी को नहीं पता। नंबर 5, देसी दारू पीकर रेहान नाम का ये लड़का शेर के बाड़े में कूद गया और फिर क्या? जैसे ही शेर इसे खाने को आगे बढ़ा तो इसने शेर को ही उंगली दिखा दी और शेर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जिसके बाद रेहान भाई ने कुछ देर शेर से बात की, जो शेर को घंटा भी समझ क्या? नहीं आई, इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया और वो शेर को ही डराने लगा। और इसका ये कॉन्फिडेंस देखकर शेर भी कंफ्यूजन में चला गया कि आखिर ये शेर है या फिर मैं। एनीवेज लास्ट में शेर भाई। इसकी बोटियां नोचता उससे पहले ही जू ऑफिशियल्स ने रेहान भाई को सही सलाह। भाई इसका मतलब 1 देसी दारू इज इक्वल्स टू द पावर ऑफ लायन। भाई मैं तो कहता चढ़ा और भैंस की घुस जाओ जू के अंदर, इसकी भैंस की शेर को टक्कर करेंगे, सीधा चैलेंज करेंगे। अहमद बाहर निकाल लिया। नंबर 4, अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। भाई सुन ओह। के शौक लगेगा, लेकिन ओह। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया बस एक न्यूक्लियर वॉर से एक बटन दूर थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी। ओह। तभी यूएस नेवी को एक अननोन सबमरीन दिखी जो समुद्र के काफी अंदर थी और जब पता लगाया गया तो ये सबमरीन सोवियत यूनियन की निकली और भाई वो सबमरीन लबालब भरी हुई थी न्यूक्लियर वेपन से। नाम था ओह। B-59। अब यूएस नेवी ने उस सबमरीन को पानी के सरफेस पे बुलाने के लिए 2-4 छोटे मोटे धमाके किए, पर इसका तो Okay. उल्टा ही असर हो गया, क्योंकि वो Your undergraduate education यार। has to teach you AI. It isn't optional, काट it's देना भाई। foundational. You're going to graduate into a world सबमरीन पानी के इतनी अंदर थी कि जो लोग सबमरीन में थे उनका कोई कनेक्शन बाहर से हो ही नहीं पा रहा था, जिससे वो पता लगा पाए कि जो बम फोड़े गए हैं ये उनपे अटैक किया गया है या हमको ऊपर बुलाकर बातचीत करने के लिए फोड़े गए हैं। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था जिसे लॉन्च करने के लिए इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए थी जो सबमरीन में थे। अगर ये तीनों एग्री कर जाते न्यूक्लियर अटैक करके जवाब देने के लिए तो भाई खत्म था सब कुछ। कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों हाँ कह चुके थे, लेकिन तीसरा आदमी ओह। जिसका नाम था वसीली आर्किपोव, उसने मना कर दिया। उसने बोला हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। और भाई बस उसके ना कहने की वजह से न्यूक्लियर वॉर टल गई। सोचो अगर वसीली हाँ कह देता तो यूएस पे अटैक होता और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन थी। लेकिन एक आदमी का पेशेंस, उसका डिसीजन पूरी दुनिया को बचा गया। नाम याद रखना, वसीली आर्किपोव। वसीली वो अनसंग आर्किपोव, हीरो ओ। जिसके डिसीजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। नंबर सही 3, बात है। क्या आप बता सकते हो कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? हाँ गोली मार दी क्रोकोडाइल उसने। लग रहा है अब भाई बताओ मुझे भाई तो। कौन मरा, एलिगेटर या क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल? लग रहा है। नहीं पता तो बेफिक्र रहो, आज समझा ही देता हूँ। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है नाक की शेप। एलिगेटर का स्नाउट चौड़ा होता है और यू शेप में होता है, वहीं क्रोकोडाइल का स्नाउट पतला V, होता है वी शेप में। टाइप और में, हाँ। एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा चौड़ा होने की वजह से जब वो अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे वाले दांत ढक जाते हैं और सिर्फ ऊपर वाले नजर आते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का जबड़ा ऊपर और नीचे का बराबर होता है, इसीलिए मुंह बंद करने पर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत साफ दिखते हैं। नंबर 2, ओह। ये है कयामत का बैंक, जो शायद कयामत के दिन ही खुलेगा। कयामत नॉर्वे का के एक बैंक? ठंडे और सुनसान आइलैंड पे एक वॉल्ट बना हुआ है, नाम है स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ओह। और भाई इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट, जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या स्टील होगा, के डब्बे? सोना चांदी हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं। इनमें रखे हैं दुनिया भर की हर इंपॉर्टेंट फसल के बीज, गेहूं, दाल, चावल, छोले, मक्का, सब कुछ। हर कंट्री ने अपने बीज यहाँ भेज रखे हैं और रीजन भी सॉलिड है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर, भूकंप, क्लाइमेट कोलैप्स या एस्ट्रॉइड टकरा गया और दुनिया की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, तो यहाँ से बीज निकाल के दोबारा उगाया जा सके। इसीलिए इसे बोलते हैं डूम्सडे वॉल्ट, यानी ओ डूम्सडे, यानी कि जो ऐसे रेड अलर्ट के टाइम पे बचा के रखा जाता है सेफ्टी के लिए, कि अगर कुछ हो गया भैंस की वर्ल्ड वॉर तो वापस से खाना उगाना है तो कहाँ से लाएंगे बीज वगैरह। भाई काफी इंपॉर्टेंट जगह है यार ये। अब देख रहा कितनी
तगड़ी सी जगह पर सिचुएटेड। आई डोंट थिंक सो इसका लोकेशन नॉर्मल लोगों को भी पता होगा वहाँ पे नॉर्वे में, और पता होगा भी तो टाइट सिक्योरिटी कि होगी वहाँ कयामत पे। का बैंक। अब सोच के देखो, अगर किसी ने इस बैंक को ही लूट लिया तो एवरीबॉडी कोई नहीं सबके लूटेगा सब भाई। चोर हैं साले। नंबर कोई 1, क्यों ये है लूटेगा? समंदर के नीचे बना ताजमहल, जिसे एक नर पफरफिश बनाता है 7 से 9 दिन तक लगातार 24 घंटे मेहनत करके अपनी मादा के लिए। इसमें पहले ये समंदर की रेत में ऐसे नाच नाच के बेहतरीन डिजाइन बनाता है और फिर उसे सजाने के लिए शेल्स के टुकड़े उठा उठा कर लाता है और तमीज से सजा देता है। और अगर करना पड़ता है भाई, सर्वाइवल करने के लिए करना पड़ता है। सिर्फ मछलियां हंट करने से काम नहीं चलता भाई, ये सब बनाना पड़ता है जीने टुकड़ा के इस लिए। बीच में डिजाइन खराब करने आ जाए तो ये उसे तुरंत हटा देता है, वरना मादा नाराज हो जाएगी। एनीवेज, तैयार होने के बाद मादा मटकती हुई आती है और सबके ताजमहल चेक करती है, और जिसका भी सबसे मस्त लगता है उसी के बीच बैठकर मादा अंडे दे देती है। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है क्या डैम भाई, ये वीडियो तो अच्छी थी यार। अगर आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हो एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।